मान रेखा अपने को पढ़नी है। अब आज मान रेखा पढ़ने से पहले अपने को जानना पड़ेगा कि मान तालिका क्या होती है, मान तालिका होता क्या है। मान तालिका वस्तुओं के मूल्य और उन मूल्यों पर वस्तुओं की उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं की मांगी जाने वाली मात्रा के बीच के फलनात्मक संबंध को बताता है। तो इसमें इस तालिका में दो भाग होंगे। एक भाग में होगा वस्तु का मूल्य और दूसरे भाग में होगा उस मूल्य पर कोई भी उपभोक्ता कितनी वस्तु की मात्रा को मारना चाहता है। और इन्हीं दोनों के संबंध को हम लोग बोलते हैं मांग तालिका। अब जैसे जैसे मांग तालिका हम बनाएंगे, मांग तालिका बनाने के साथ साथ हम ये देखेंगे कि दोनों टेबल का संबंध क्या है। जैसे ही हम टेबल देखेंगे हमको ये दिखाई देगा कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत में कमी हो रही है, जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत में कमी हो रही है, वैसे वैसे उस वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा में धीरे धीरे वृद्धि प्रदर्शित हो रही है। तो यही है मांग तालिका। किसी वस्तु की कीमत में जैसे जैसे कमी होती है, उन वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा में धीरे धीरे क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। यही होती है हमारी मांग तालिका। और इसी मांग तालिका के आधार पर हम एक रेखा चित्र बनाते हैं, और इस रेखा चित्र में जो रेखा या जो वक्र हमको मिलेगा वही क्या होगा, मांग रेखा या मांग वक्र। तो रेखा चित्र बनाने के लिए वही है तरीका कि एक्स अक्ष पे हम लिखते हैं वस्तुओं की मांगे जाने वाली मात्रा, और वाई अक्ष पे हम बनाते हैं वस्तु की कीमत। और एक्स और वाई अक्ष इसी दोनों जो भी टेबल हम तैयार करेंगे, इस टेबल के आधार पे हम मांग रेखा बनाएंगे। और जो मांग रेखा टेबल के आधार पर तैयार होगी वो होगी एक ऋणात्मक ढाल की। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वस्तु की कीमतें क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। यदि वस्तु की कीमत क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो उस समय उसकी मांगी जाने वाली मात्रा में क्या होगा, धीरे धीरे कमी होगी। इसलिए उसे बोलते हैं ऋणात्मक ढाल वाला वक्र, जो बाएं से दाएं नीचे गिरती हुई दिखाई देगी आपको। बात समझ में आ रही? यह है मांग रेखा, और इसी को बोलते हैं हम लोग मांग तालिका। कोई भी रेखा या कोई भी कर्व बनेगा वो बिना टेबल की सहायता के नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही? अब आते हैं हम लोग मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड ये होता है किसी वस्तु की कीमत तथा उस कीमत पर उस वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा के संबंध को ही मांग का नियम कहते हैं। और ये नियम बस इस रिलेशनशिप पे ही आधारित है कि किसी वस्तु की कीमत और उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में संबंध क्या होता है। ठीक है? तो संबंध, अब इससे पहले हम लोग मांग वक्र पढ़ चुके हैं। दोनों में संबंध कैसा होता है? विपरीत संबंध होता है। अब इसकी मान्यताएं क्या है? दो तीन मान्यताएं हैं इसकी। सबसे पहले तो उपभोक्ताओं की आय क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था की जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दो, तीसरी होती है उपभोक्ताओं की रुचि, फैशन, आदत, इन सभी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और वस्तुओं की कीमतों में भविष्य में किसी प्रकार के परिवर्तन की भी संभावना नहीं होनी चाहिए। यदि ये चारों चीजें हैं तभी हम आगे जाके मांग के नियम तो हम लोग सही कर पाएंगे। ये मान्यताएं हैं। ठीक है? अब आते हैं मांग के नियम की एक परिभाषा दिए थे प्रोफेसर मार्शल लिखते हैं मांग का नियम जो होता है वो गिरते हुए मूल्य के साथ मांग में वृद्धि हो जाती है। जैसे जैसे वस्तु के मूल्य में क्या होगी, कमी होगी, वैसे वैसे उस वस्तु की मात्रा में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तथा जैसे जैसे वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होगी वैसे वैसे उस वस्तु की मात्रा में धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कमी होने लगेगी। इसी को उन्होंने बोला मांग का नियम। बात समझ में आ रही? तो मांग का नियम बेसिकली है क्या? ये मांग का नियम ये प्रदर्शित करता है कि एक निश्चित समय पे या अन्य बातें समान रहे तो किसी वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा तथा उस वस्तु की कीमत के मध्य आपस में विपरीत संबंध पाया जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं मांग का नियम। अन्य बातें समान रहे तो किसी वस्तु की कीमत तथा उस कीमत पर मांगे जाने वाले वस्तु की मात्रा के बीच के फलनात्मक संबंध
फलनात्मक संबंध या फिर उसके बीच के विपरीत संबंध को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मान का नियम। लेकिन अब इसमें कुछ इसके अपवाद हैं, मान के नियम में कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्या है मान के नियम के? सबसे पहले तो ये मान का नियम आवश्यक वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। आवश्यक वस्तुएं मीन्स दवाएं हो गई, नमक हो गया, ये आवश्यक वस्तुओं पर कभी लागू नहीं होगा। कारण अभी हमने क्या पढ़ा, जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत क्या होगी, बढ़ेगी, उसकी मायने वाली मात्रा में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। कीमत में वृद्धि होगी तो मान क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। लेकिन नमक के साथ ऐसा हो सकता है, आप खुद सोच के देखिए, कितना भी किसी वस्तु का मूल्य नमक का मूल्य कितना भी बढ़ जाए तो ये संभव है कि उस वस्तु की मानी जाने वाली मात्रा में कमी हो जाए? हम नमक खाना छोड़ सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि हमारे पूर्वजों के जमाने से चल रहा है, हमारी प्राचीन संस्कृति से चल रहा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हिंदू धर्म में भी यदि हम लोग व्रत रहते हैं 9 दिन, नवरात्रि हो, तो वहां भी एक मान्यता है कि हम लोग एक काला नमक या सेंधा नमक बोलते हैं, वो हमको खाना है। नहीं खाने शायद हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस्लाम भाई हैं, इस समय रोजा चल रहा है, उसमें भी ये मान्यता है आप दिन भर व्रत करिए, सुबह शाम आपको खाना ही है। तो नमक एक ऐसी वस्तु है जिसका मूल्य से कोई मतलब नहीं है, चाहे कीमत आप बढ़ा दिए चाहे आप कीमत घटा दीजिए, जितना नमक हमको खाना है उतना नमक हम खाएंगे। बात समझ में आ रही? अगला, मान की लोच। अब मान की लोच क्या होती है, एक अलग टॉपिक, थोड़ा सा टेढ़ा टॉपिक है, शायद वीडियो से न समझ में आ जाए, फिर भी आप लोग प्रयास करिए। हम यहाँ पे बैठे हैं, वीडियो कॉलिंग करेंगे हम लोग, जो भी करना है वो सब करेंगे हम लोग। अब हमारे पास कोई और विकल्प नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा चैप्टर है, ऑनलाइन स्टडी के लिहाज से थोड़ा सा टेढ़ा चैप्टर है। इसमें न्यूमेरिकल भी है, इसमें फिगर भी है, सभी चीजें हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। मान की लोच क्या होती है, ये आया मान के नियम से। मान का नियम क्या है, किसी भी वस्तु की माने जाने वाली मात्रा और उस वस्तु की कीमत में कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है, ठीक है। अब यहीं से निकल के आया मान की लोच। मान का नियम हमें क्या बताता है, वस्तु की मात्रा और वस्तु की कीमत में विपरीत संबंध होता है। अर्थात यदि किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी माने जाने वाली मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन मान का नियम हमें ये नहीं बता पाता है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 2 रुपए की कमी हो रही है तो उस 2 रुपए की कमी के मतलब उस वस्तु की मात्रा में कितने किलो या कितने इकाई की वृद्धि होगी। बात समझ में आ गई? तो अब इसके लिए हमको मान की लोच की आवश्यकता पड़ती है। मान की लोच को परिभाषित करते श्रीमती जॉन रॉबिन्सन बोलती हैं कि उत्पादन के स्तर पर मान की लोच जो होती है वो किसी वस्तु की कीमत में थोड़े से परिवर्तन, के फलस्वरूप उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में कितना परिवर्तन आता है, उसे ही बोला जाता है मान की लोच। इसका फार्मूला होता है ईडी मतलब ई फॉर इलास्टिसिटी और डी फॉर डिमांड। ईडी बराबर पहले एक चिन्ह लगा दिया गया माइनस का, माइनस मतलब पहले ही बता दिया गया कि मांग और कीमत में आपस में क्या संबंध है, विपरीत संबंध है। वो चिन्ह का मतलब बस वही है कि ये दोनों के बीच का संबंध कैसा होता है, ऋणात्मक संबंध होता है, ठीक है। अब जिसका जो फार्मूला है ईडी बराबर माइनस मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। अब आनुपातिक परिवर्तन की बात हो रही है, कितने परसेंट, आनुपातिक माना परसेंट या प्रतिशत, कितने प्रतिशत की परिवर्तन हुआ। बात समझ में आ गई? यहां पे आपको 100 रुपया था 110 रुपया हो गया, सॉरी 50 रुपया था 60 रुपया हो गया, तो परिवर्तन कितना हुआ, 10 रुपया नहीं बताना है आपको 10 रुपया नहीं बताना है, आपको बताना है कितना प्रतिशत, 50 से बढ़ा कितना 60 हो गया, तो ये 10 रुपया कितना प्रतिशत है 50 का, 20%। आपको यहाँ पे प्रतिशत जगह पे लिखना है 20%, ठीक है। आगे इसके नोट्स हमने ग्रुप पे डाल रखे हैं,
आप देखिए, समझिए, ना समझ में आए फिर हम लोग वीडियो कॉलिंग करेंगे, जो भी समस्या है हल करेंगे। कल इस पे हम लोग छोटे से छोटे सवाल हल करेंगे। धन्यवाद।